नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत हूँ मैं आपके सामने लेकर आज एक नए टॉपिक को जो कि पॉलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वह है पेसा एक्ट। मैं आपको बता दूं कि मैं 5 साल से पढ़ाता आ रहा हूं और इस 5 साल से पढ़ाते आ रहा हूं। इसके दौरान मैंने जो देखा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा प्री का टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है और कौन सा कॉमन टॉपिक है जो प्री और मेंस में उतने ही ध्यान से पढ़ा जाना जरूरी है। तो जो आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे कह रहे थे सर स्लाइड्स भी इंग्लिश में होनी चाहिए। मैं उसको इंग्लिश में स्लाइड्स कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर से आपको इंग्लिश में भी इसकी पीडीएफ मिलेगी और मैं बहुत सारे वर्ड्स के वो इंग्लिश जो उनका ट्रांसलेशन होता है वो यहाँ पे लाके देता हूं। चलिए आइए अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि हमारे यहाँ पेसा एक्ट अभी लागू हुआ है, उस पे हमारा ये लेक्चर है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि भारत में जनजातियों के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसके लिए हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कर रखे हैं इस पे ध्यान देते हैं। तो जो आर्टिकल 342 है, ठीक है, उसमें किस एसटी को रिकॉग्निशन देना है, किसको एसटी के रूप में रिकॉग्निशन देना है, किसको अनुसूचित जनजाति मानना है, किसको नहीं मानना है, किसको रिकॉग्निशन देना है, किसको रिकॉग्निशन नहीं देना है, ये कौन डिसाइड करता है और किस आर्टिकल के तहत होता है। तो 342 के तहत होता है, क्योंकि ट्राइब्स चर्चा में आई हैं इसलिए इनका बेसिक जानना हमको जरूरी है। अगली बात क्या है कि जो संविधान का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 10 है उसमें क्या देखना है हमको कि जो एससी एसटी एरिया है उसका डिक्लेरेशन किस आर्टिकल के तहत होता है या उसका प्रशासन किस आर्टिकल के तहत चलता है। तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 244 आर्टिकल 244 के तहत क्या चलता है, एससी एसटी क्षेत्र का क्या चलता है, प्रशासन, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है आर्टिकल 244 के तहत, 244 के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कहां दिया हुआ है अगर पूछा जाए एसटीज का, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 244 में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगली बात हम करते हैं कि जो 5वीं अनुसूची है उसमें हमने दे रखा है कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा, कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र नहीं होगा। इसके बारे में जो भी विवरण होगा, कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, उसका डिक्लेरेशन भी कहां दिया हुआ है, 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र का डिक्लेरेशन, और 6ठी अनुसूची में 6th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। 5वीं अनुसूची में इनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के बाकी जो शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, उसके अकॉर्डिंग प्रशासन चलता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं। तो हमारे पास क्या है, पेसा एक्ट है। ध्यान रखिएगा, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, ये भी किसके लिए है, जो अभी अपन ने यहां पीछे ध्यान दीजिएगा 5th शेड्यूल के तहत हम क्या करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर करते हैं, उनके प्रशासन की बात की जाती है किसमें, पेसा एक्ट में। ठीक है, तो पेसा एक्ट के बारे में ही हमको पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा ये भी हमने अपने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रावधान कर रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और जनजातियों के लिए पंचशील नीति आई है। तो आप मेरे को बस इतना बताइएगा कि पंचशील नीति कब आई, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा पंचशील नीति कब आई। अब आगे आते हैं। तो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, मतलब क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का। जो लोग वन में रहते हैं, जो लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, उनके अधिकारों के लिए लाया गया है कौन सा, एससी एसटी और अन्य ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो आया है, वन अधिकार अधिनियम जो है वो 2006 में आया है। ये प्रमुख प्रावधान थे अनुसूचित जनजातियों के लिए हमारे संविधान में। आयोग की भी बात करेंगे आयोग के अंदर। अब अपन आते हैं पेसा एक्ट पे। पेसा एक्ट क्या है और ये आज चर्चा में क्यों है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इस पर हम फोकस करेंगे। आइए सबसे पहले ध्यान देते हैं एमपी में क्या हुआ। पेसा एक्ट जो है 4 दिसंबर, यहां ध्यान दीजिएगा, 4 दिसंबर 2021, 4 दिसंबर 2021 को क्या था, टांट्या भील जी, टांट्या मामा जी की क्या थी, टांट्या मामा जी का क्या था, बलिदान दिवस था। ठीक है, और उस बलिदान दिवस में हमारे सीएम ने ये लागू कर दिया पेसा एक्ट। पूरे कहां, पूरे हमारे जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं राष्ट्रपति द्वारा डिक्लेयर किए हुए, वहां पे पेसा एक्ट लागू हो गया। तो आखिर ये पेसा एक्ट है क्या, इसकी भूमिका क्या है, इस पर हम फोकस करते हैं। इसकी क्या भूमिका है, हम यहां पर क्यों पढ़ने आ रहे हैं। तो सबसे पहले
ध्यान रखिएगा कि जहां हमारा पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में भाग 9 में हमने क्या दे रखा है, भाग 9 में हमने भाग 9 में दे रखा है पंचायती राज, आपको पता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके 243 डा यहां पे लिखा हुआ है, जिसको आप क्या पढ़ सकते हो, 243 क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 243 डा में जो दे रखा है वो 5वीं अनुसूची के तहत जो क्षेत्र हैं, मतलब क्या है, जितने भी 5वीं अनुसूची के तहत क्या किए गए हैं, 5th शेड्यूल के तहत एसटी एरिया डिक्लेयर किए गए हैं। कौन से एरिया डिक्लेयर किए गए हैं, एसटी एरिया डिक्लेयर किए गए हैं, उनके बारे में है। मतलब क्या कह रहे हैं ये कि जो एसटी एरिया डिक्लेयर किए गए हैं वहां पे पंचायती राज, जो पंचायती राज है वो कैसे लागू होगा, इसके बारे में प्रावधान है। और अगली बात यह है कि 5वीं अनुसूची में जो दर्ज क्षेत्र हैं, जो भी 5th शेड्यूल के तहत हमारे शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं, वहां पर क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि पेशा कानून लागू होगा। जहां 50% से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है किसकी, एसटी की, वहां पेशा कानून लागू हो जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि एसटी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए उस एरिया में, 50% होनी चाहिए, और उसे राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र एसटी एरिया, शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं। चलिए आगे, अपन आगे देखते हैं कि क्या है इसके पीछे बैकग्राउंड। कब आया पेशा एक्ट, भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा अभी लागू जरूर किया जा रहा है, पर लाया कब गया था, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा 24 अप्रैल 1996, 24 अप्रैल 1996 को पूरे इंडिया के अंदर इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, और कैसे आया ये, तो जब पंचायती राज अधिनियम आया था हमारा, उसमें 3 उप समितियां बनी थी। ठीक है, सब कमेटी बनी थी। उसमें से जो एक कमेटी थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कौन सी, बीडी शर्मा उप समिति। बीडी शर्मा जी अपने अभी वाले नहीं, जो अभी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो नहीं, बीजेपी अध्यक्ष हैं वो नहीं, ये बीडी शर्मा जी का निधन हो चुका है। ये उप समिति थी, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के दिशा निर्देश में जो है तो पेशा एक्ट की परिकल्पना की गई, और पेशा एक्ट को बनाने के लिए 1995 में भूरिया समिति बनाई गई। तो ये भूरिया कौन है, आज के कांतिलाल भूरिया जी नहीं, जो ये भूरिया है ये आज के कांतिलाल भूरिया नहीं है। जो ये भूरिया है वो कौन है, मैं आपको बता दूं, एक दिलीप जी भूरिया थे। कुछ लोग कहते हैं इनके पिताजी थे, कुछ लोग कहते हैं इनके पिताजी नहीं थे। ठीक है, आप लोग ये चेक कर लीजिएगा। दिलीप भूरिया जी थे। दिलीप भूरिया जी सांसद थे रतलाम सीट से। किस सीट से सांसद थे, रतलाम सीट से। ठीक है, मध्य प्रदेश की रतलाम सीट से दिलीप भूरिया जी सांसद थे, और इन्हें क्या किया गया था, ध्यान रखिएगा, इनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, और जिसने पेशा एक्ट का खाका प्रस्तुत किया। उसी के आधार पर पेशा एक्ट लागू हुआ। अब कितने राज्यों में लागू हुआ, ध्यान रखिएगा, तो 10 राज्यों में। कितने राज्यों में, 10 राज्यों में, 10 स्टेट्स में ये पेशा एक्ट लागू हुआ। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। बहुत सारी बुक में 9 स्टेट लिखा रहता है। क्यों, क्योंकि पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक थे, तो कभी आपको बुक में 9 स्टेट्स लिखा मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा। मेरी बात समझ गए। और पेशा एक्ट के तहत अब हमारे पंचायती राज का विस्तार होगा, कहां पे, ध्यान रखिएगा, शेड्यूल एरिया में। मेरी बात समझ गए क्या। देखिए बहुत आसानी से समझाया है मैंने, भूरिया समिति को आपके समझ में आना चाहिए, नहीं तो रिवाइंड करके एक बार और सुनिएगा। अगर फिर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे, ठीक है, अब क्या है, जो पेशा एक्ट है हमारा, जो इसके प्रोविजंस हैं, उसको कौन रेगुलेट करेगा, तो पंचायती राज मंत्रालय। जो उसका नोडल ऑफिस होगा वो कहां होगा, पंचायती राज मंत्रालय में होगा। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो भूरिया समिति बनी इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पर उसके पहले मैं आपको बता देता हूं। यहां पे मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया, कोई बात नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले उसके पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। जो भूरिया समिति है इसने आपको क्या बताया कि पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान कहां पे लागू होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज अधिनियम के तहत ही पेशा एक्ट को हमने लागू करने की कोशिश की है, और ऐसा ही सेम नगर पालिका संस्थाओं में भी है। ठीक है, और भूरिया समिति ने ही इसकी सिफारिश की थी कि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट शेड्यूल एरिया में कैसे लागू किया जाए। ठीक है, अब आगे,
ठीक है। भारत सरकार ने भूरिया समिति की सिफारिश को पूरी तरह से नहीं माना था, लोग कहते हैं, पर पेशा एक्ट लागू किया गया। ठीक है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि भूरिया समिति को पूरी तरह से लागू मतलब यह है कि राज्यों पर छोड़ दिया था, जो राज्य अपने हिसाब से लागू करना चाहें, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने अभी लागू किया है। ठीक है। अब बात करता हूं कि भूरिया जी कौन थे। तो भूरिया जी, दिलीप भूरिया जी को बाद में अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का, नेशनल कमीशन फॉर SC ST, जो बाद में 2003 में अलग हो गया, SC कमीशन अलग हो गया, ST कमीशन अलग हो गया 89th अमेंडमेंट से। आप लोगों के सिलेबस में कमीशन है, ध्यान रखिएगा। तो SC ST कमीशन कब अलग हुआ? तो 89th अमेंडमेंट 2003 से अलग हुआ है। और जब SC ST कमीशन एक था, तब उसके अध्यक्ष थे हमारे कौन? दिलीप भूरिया जी। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दिलीप भूरिया जी SC ST कमीशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, क्योंकि भूरिया कमेटी अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में ध्यान रखिएगा कि ढेबर कमीशन के बाद ये दूसरा कमीशन था, कि पेशा एक्ट जैसा कुछ लाना है। ये पहले भी एक कमीशन बनाया जा चुका था, फिर उसके बाद भूरिया कमीशन बनाया गया है। मेरी बात समझ गए? और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग शायद इस पे फोकस नहीं करते हैं, आर्टिकल 339। ठीक है। इस पे क्या है कि जनजाति आयोग के पद पर नियुक्ति किसकी होगी, क्या होगी, ये कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 339 में। 338 में कमीशंस दे रखे हैं, आपको पता होगा। ठीक है। 3381 में दे रखा है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 339 के तहत भी भूरिया जी की नियुक्ति हुई थी। अब आगे बात करते हैं, पेशा अधिनियम का क्या है उद्देश्य। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पहले भी बताया है, अभी भी बताया है कि पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ 4 दिसंबर से। कब से? 4 दिसंबर 2021। ठीक है। कहां इन्होंने ये डिक्लेयर किया, ये भी ध्यान रखिएगा, पाताल पानी इंदौर में। कहां? पाताल पानी इंदौर। ये पाताल पानी इंदौर क्यों? क्योंकि टांटिया भील जी का क्या है, अंतिम समय इन्होंने अपना यहीं पे बिताया था। ठीक है। यहीं शहीद हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं। पेशा अधिनियम का क्या उद्देश्य है? संविधान के भाग 9 में, ठीक है, जो भी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करना है, किसका? जो भी शेड्यूल एरियाज हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उसमें भाग 9 मतलब पंचायती राज का क्या करना है? विस्तार करना है। ठीक है। और अगला क्या है? जनजाति जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना अगला उद्देश्य है। ठीक है। जिससे उनका कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहे। अगली बात क्या है? जनजातीय आवश्यकताओं के अनुरूप क्या करना है? हमें विशिष्ट शक्तियां देनी है। किसको? STs को। ये 3 इंपॉर्टेंट क्या हो गए? टारगेट हो गए। ठीक है। किसके लिए? मैं आपको फिर बता रहा हूं, पेशा अधिनियम को लागू करने के लिए। मेंस में एज इट इज लिख के आना है आपको। अगली बात आती है कि इसकी विशेषता क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता जो है वो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें क्या करना है, वहां के रीति रिवाज धार्मिक प्रचलन के अनुरूप क्या हो सके, उनकी पंचायत हो सके। सपोज दैट भीलों में अलग व्यवस्था है, आपको पता है, गोंडों में अलग पंचायत की व्यवस्था है, बैगाज में अलग व्यवस्था है। तो जो इनकी व्यवस्था है अलग अलग, वह व्यवस्था लगातार कंटिन्यू बनी रहे, इसके लिए हमने क्या ले आए हैं? पेशा एक्ट ले आए हैं। उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो। ठीक है। उनकी परंपरा रीति रिवाजों के अनुसार उनका क्या हो? जीवन यापन हो। इससे क्या होगा भैया? वो मेन स्ट्रीम जैसा क्यों नहीं चल सकते भैया? ये ध्यान रखिएगा, वो मेन स्ट्रीम में आएंगे ही नहीं अगर आप उनके रीति रिवाजों से खेलेंगे। ठीक है। अब अगला क्या है इसकी विशेषता में? एक ग्राम सभा होगी। आप मेरे को ये बताइएगा पंचायती राज में ग्राम सभा कहां दी हुई है? ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर जिसमें ऐसे लोग जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक सूची में दर्ज हों, सिर्फ वही ग्राम सभा के क्या होंगे? मेंबर होंगे। अगली विशेषता में क्या है? ग्राम सभा के अंदर अपनी प्रथा परंपरा समुदाय इन सब का विवाद का निपटारा ये सब अपने तरीके से कर सकते हैं। कौन? अनुसूचित जनजाति के लोग। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं इस नियम के तहत। तो इसीलिए हम पेशा ले आए हैं कि वो लोग अपनी परंपरा के अनुसार क्या करें? इन नियमों का पालन कर सकें। ठीक है। अब उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो है वह अपने हिसाब से क्रियान्वित कर सके, ग्राम सभा से स्वीकृति लेकर अपने कार्यक्रम और आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर सके। ठीक है। फिर अगली बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो भाग 9 है, जो हमारा पार्ट 9 है, जिसमें पंचायती राज दिया है, उसमें आरक्षण का प्रावधान है, आपको पता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में
जिस अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए, जहां जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उतना आरक्षण दिया जाना चाहिए। और वो जो शेड्यूल एरिया है, हर जगह अपन क्या बोलते हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। सामान्य चर्चा में हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है एमपीपीएससी को लेके कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, पर जो शेड्यूल एरिया है वहां पे 50% से कम रिजर्वेशन पंचायती राज के अंदर नहीं होगा। शेड्यूल एरिया में, ध्यान रखिएगा, कहां मैं बोल रहा हूं, शेड्यूल एरिया में, ठीक है। फिर जो शेड्यूल ट्राइब जनजातियां हैं, जो अति पिछड़ी जनजातियां हैं या जिन जनजातियों का हमें क्या करना है, संरक्षण करना है, और उनको हमने रिजर्वेशन नहीं दिया है, तो ध्यान रखिएगा 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट में हम उन जनजातियों को क्या देंगे, आरक्षण देंगे, 1/10, इससे ज्यादा नहीं। सर ट्राइबल्स के अंदर रिजर्वेशन, हां ध्यान रखिएगा, ट्राइबल्स के अंदर ऐसे ट्राइब्स जो क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, उनको भी हमें क्या देना है, संरक्षण देना है, ठीक है, और उनका भी प्रतिनिधित्व ले आना है, ठीक है। इसलिए 1/10 भाग में क्या करेंगे, हम आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, 1/10 भाग से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब आगे वहां देखिए, भूमि अधिग्रहण कानून हमारे 9th शेड्यूल में है, और आप लोगों को पता है कि 9th शेड्यूल को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। हालांकि 24 अप्रैल 1973 के बाद से ये चीजें अलग हो गई हैं, केशवानंद भारती का जो केस हुआ था, खैर उसकी चर्चा कभी अपन विस्तार से करेंगे, अभी यहां पर बात करते हैं। तो विकास परियोजना में भूमि अधिग्रहण जो है वह पंचायत की परमिशन के बिना, पुनर्वास भी पंचायतों की सलाह से होगा, भूमि अधिग्रहण भी पंचायतों की सलाह से होगा, भले कितने भी विकास का काम हो, ऐसा पेशा एक्ट बोलता है। अगला क्या है, वो अपने जल स्रोतों का प्रबंधन करने के लिए क्या होंगे, फ्री होंगे, कौन, पंचायत, पेशा एक्ट के तहत। अगली चीज क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों को छोटे छोटे स्तर में, जैसे खनिज है कोई, अब उसका उत्खनन करना है, तो जिस पंचायत क्षेत्र में करना है उस पंचायत क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, उस पंचायत क्षेत्र को हमें क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी उस पंचायत क्षेत्र की, ठीक है, मेरी बात समझ गए आप। अगली बात, ये सारी विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। अगली बात अपन बात करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत स्वशासन संस्थाओं के तौर पर कार्य करेगी, ठीक है। तो स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करेगी मतलब खुद का शासन खुद करेगी। कैसे करेगी कि मादक पदार्थ किसकी बिक्री होनी है, कैसे उपभोग होना है, किस वाले में प्रतिबंध लगाना है, किसको रेगुलेट करना है। पहले मान लीजिए कोई सरकार ने कुछ भी नियम बनाया था, पर वहां पे पंचायत अपने हिसाब से उसको रेगुलेट कर सकती है जितनी उनको पावर दी गई है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं कि पंचायत खुद का आबकारी एक्ट या खुद का आबकारी नियम अपनी पंचायत के अंदर बना सकती है, तो अगर आबकारी आपके समझ में आ रहा होगा, जैसे कितनी शराब कौन रखेगा, कितने लीटर तक होनी चाहिए, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को, ठीक है, इसी के कारण बहुत सारे रोग होते हैं, जनजातियों की समस्याएं जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो इसको प्रतिबंधित और नियमित करने का अधिकार होगा। फिर छोटे स्तर के वनोपज, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं, ठीक है, जैसे हम आपको कैथा समझते हैं, है ना, खैर समझते हैं, जो खैर है ना उसी को अपन बात कर रहे हैं। जो खैर होता है चपान में लगाया जाता है रेड रेड कलर का, अब ये वनोपज है, इसको भी रेगुलेट कर सकते हैं कौन, पंचायत स्तर पे, जो छोटे स्तर पे, अपने सूक्ष्म स्तर पे, हाट बाजारों का प्रबंधन, ठीक है, ये सब क्या है, उन्हीं के हाथ में रहेगा। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके शिकार एसटी लोग सबसे ज्यादा होते हैं, अनुसूचित जनजातियों को पैसा उधार दिए जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। वहां पे क्या है, उनका साहूकारी सिस्टम में ब्याज बहुत ज्यादा हो जाता है और बेचारे बधुआ मजदूरी के शिकार हो जाते हैं, इसलिए गैर लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति अब वहां पे साहूकार का काम नहीं कर पाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने यह नियम बना दिया है, और अब पंचायत जो है वो रेगुलेट कर पाएगी कि हमारे एरिया में कौन सूद में पैसे देगा, अर्थात ब्याज में पैसे देगा, एक साहूकार के रूप में काम करेगा, ये पंचायत चाहे तो रखे चाहे तो ना रखे, या कौन रहेगा, इसको रेगुलेट करने का अधिकार किसके पास हो जाएगा, पंचायत के पास। सभी सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं एवं पदाधिकारियों का नियंत्रण भी कर पाएंगे, वो अपने सामाजिक क्षेत्र के लिए क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पदाधिकारियों की नियुक्ति भी सामाजिक क्षेत्रों के लिए कर सकती है पेशा एक्ट के तहत, ठीक है। अगली बात क्या है, राज्य विधानमंडल जो होगा वो ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे पंचायत या ग्राम सभा का पेशा एक्ट के तहत उनके अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन ना हो। ऐसा ना हो कि उच्च स्तर की कोई ऐसी योजना बनी है जिससे पंचायत और ग्राम सभा, खासकर जो अनुसूचित क्षेत्र के हैं, मतलब शेड्यूल एरिया के हैं, उनके अधिकारों का हनन हो जाए। अगली बात, अनुसूचित क्षेत्रों में क्या करना है, प्रशासकीय व्यवस्था, ठीक है,
राज्य विधानमंडल छठी अनुसूची को फॉलो करेगी। कैसे? शेड्यूल एरिया में कैसी प्रशासन व्यवस्था होगी, ये कैसे फॉलो करेगी? पेशा एक्ट के तहत, जैसा 6th शेड्यूल के तहत जो स्टेट अभी मैं आपको बता रहा था, असम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, वहां पे जैसी व्यवस्था है वैसी शेड्यूल एरिया में रहेगी। अब आते हैं अपन पेशा अधिनियम का महत्व, पेशा एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे फोकस करते हैं। मैंने आपको विशेषता बता दी, उद्देश्य बता दिए, उद्देश्य भी बता दिया कि भैया इनका क्या लक्ष्य है, ठीक है, विशेषता बता दी मैंने। अब अगला क्या है? महत्व। सबसे पहला महत्व है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब कोई भी अपनी शक्ति दूसरे को हस्तांतरित करके उसको भी कुछ शक्तियां प्रदान करे, वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो अपन को क्या करना है इसमें? हमें जैसे जल, जंगल, जमीन आदि संसाधनों के प्रबंधन की व्यवस्था पंचायत को दे दी ग्राम सभा के माध्यम से, लघु वनोत्पाद को ग्राम सभा को दे दिया, मानव संसाधन की प्रक्रिया, कार्मिक, कार्मिक का मतलब होता है मजदूर वगैरह, जो भी काम करने आएंगे, ठीक है, उनके लिए, स्थानीय बाजारों का प्रबंधन, भूमि अलगाव को रोकना, नशीले पदार्थ को नियंत्रित करना, जो विशेषता में मैंने आपको बताया है, ये सब काम कौन करेगा? पंचायत करेगी। बात मेरी समझ गए? अगला, पहचान का संरक्षण। मतलब क्या है? सांस्कृतिक पहचान है। ये नहीं कि पहचान का संरक्षण मतलब आधार कार्ड नहीं बनवाएंगे, पंचायत बोल देगी तो नहीं, उनका सांस्कृतिक संरक्षण, उनका डांस है, उनकी कोई परंपरा है, वहां का कोई त्योहार है, उसका संरक्षण ग्राम पंचायत अपने अकॉर्डिंग कर पाएगी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं संघर्षों का समाधान। मतलब क्या? आप ध्यान रखिएगा, बाहरी तथा आंतरिक संघर्ष के खिलाफ, मतलब कोई बाहर का व्यक्ति जाके उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी को इफेक्ट करे तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, तो पंचायत अपना सुरक्षा तंत्र बनाने के लिए स्वतंत्र होगी। ठीक है, मेरी बात समझ गए? जिससे उनकी डाइवर्सिटी इफेक्ट ना हो। फिर पब्लिक वॉच डॉग, मतलब ग्राम सभा को अपने गांव की सीमा के भीतर कौन सा नशीला पदार्थ बिकना है, कौन सा नहीं बिकना है, कौन सा वाहन आएगा, कौन सा वाहन नहीं आएगा, कौन सी बिल्डिंग बनेगी, कौन सी बिल्डिंग नहीं बनेगी, ये सब कौन नियंत्रित कर सकता है? ध्यान रखिएगा, पंचायत। मेरी बात समझ गए क्या? अगला क्या है? समितियां बनाने का अधिकार होगा पंचायत को। यहां देखिए मैंने एक ही दिया है, राज्य में तेंदूपत्ता बेचने का काम भी वन समिति करेगी, तो यहां वन समिति लिखा है, तो ध्यान रखिएगा पंचायतों के पास क्या होगा? समितियां बनाने का अधिकार। तो चाहे वो लघु वनोपज के लिए बना ले, ठीक है, चाहे किसके लिए बना लें? लघु वनोपज के लिए बना लें, चाहे जल प्रबंधन के लिए बना लें, पंचायत समितियां बनाने का अधिकार होगा, वो भी इनफाइनाइट। मतलब ये डिफाइंड नहीं है कि एक समिति बनाएंगे, दो समिति बनाएंगे, 3-4 समिति बनाएंगे, वो अनगिनत समितियां बना सकते हैं अपने ग्राम पंचायत के प्रबंधन के लिए। ठीक है, अगला क्या है? जो भी सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज, सांस्कृतिक पहचान है, उसका विवाद और समाधान भी पंचायत में हो पाएगा, पंचायत की परंपरा के अनुसार। ठीक है, फिर वही जनजाति ग्राम सभाओं में भूमिका अधिग्रहण, पुनर्वास का कार्यक्रम, ये सारी शक्तियां किसके पास होंगी? और ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी जो खदान हैं और जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, उनका लाइसेंस जो है, जिसको आप पट्टा कहते हैं, वो ग्राम सभा की सिफारिश पे देने का अधिकार होगा। अपने मन से राज्य सरकार किसी को भी कहीं पे भी माइनिंग करने के राइट्स नहीं देगी। माइनिंग करने के राइट्स उसे कब मिलेंगे? ध्यान रखिएगा, माइनिंग के राइट्स उसको कब मिलेंगे? जब ग्राम सभा परमिट कर देगी। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं किसके? पेशा एक्ट के। मेरी बात समझ गए? तो मैंने आपको पेशा एक्ट के डिफरेंट डायमेंशंस बता दिए, उसका उद्देश्य बता दिया, उसकी विशेषता बता दी, उसका महत्व बता दिया, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझे होंगे। पेशा एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाह रहा हूं और मैं आपको बता दूं आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से आएंगे। प्री के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आ सकते हैं, या मेंस के अंदर आ सकते हैं कि किन किन चीजों का प्रबंधन ग्राम सभा कर सकती है। तो इनको अगर आप ध्यान रखेंगे कि किन किन चीजों का प्रबंधन ग्राम सभा कर सकती है, तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आएगा कि हाँ, जो चीज मैं कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। आप पुराने पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करिए, शेयर करिए और बहुत ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जितनी मेरी रीच बढ़ाएंगे, मुझे और अच्छे वीडियो बनाने का बल मिलेगा। क्योंकि अगर आप लोग इसकी रीच नहीं बढ़ाएंगे तो फिर मेरे को मोटिवेशन भी तो होना चाहिए, तो वो मोटिवेशन भी आप हमें देंगे। थैंक यू वेरी मच।